सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड सोसाइटल इम्पैक्ट का वन शॉट रिवीजन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूरा एसक्यूएल खत्म किया था और सीएस स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बट टिल कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्योंकि उनके में ये वाली यूनिट सेम है। एंड यस फॉर आईपी उनके लिए इस सेशन से 20 मार्क्स जो उनके सिक्योर हो जाएंगे, आपको उससे अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे वन शॉट को। तो सबसे जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें सबसे पहली डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्किंग की। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ग्रुप है कनेक्टेड डिवाइसेस का, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? हम लोग यहाँ पे किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, स्टोरेज इंक्रीज होती है और कॉस्ट एफिशिएंट होता है। अब सबसे पहले हमारे पास आएंगे हमारे पास नेटवर्किंग के टाइप्स। उसमें है सबसे पहले पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से समझो, पर्सनल यानी कि एक इंडिविजुअल को ये सारे डिवाइसेस बिलोंग करेंगे। इसकी रेंज क्या है? 10 से 30 मीटर, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रिंटर वगैरह जो यूजुअली ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट होते हैं आपस में। तो हमारे पास है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। देन हम लोग डिस्टेंस की रेंज थोड़ी इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास आएगा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज है 1 to 5 किलोमीटर। इन साइड ए रूम है ना, स्कूल या फिर ऑफिस बिल्डिंग, तो उसमें हाई डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर स्कूल की बिल्डिंग है, उसमें जितनी भी रूम्स है, अगर हमें उसके बीच में डाटा ट्रांसफर कराना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लैन। ईज़ी इंस्टॉल है, ईज़ी टू इंस्टॉल है। अब पैन और लैन में फ़र्क क्या है? पैन एक इंडिविजुअल को बिलॉन्ग करता है, उसके रूम को। यहाँ पे रूम का मतलब है कोई भी ऑफ़िस का रूम है ना, क्लासरूम, स्टाफ रूम, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट है। देन हम लोग और आगे जाएँगे तो हमारे पास आएगा मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें डाटा रेंज है हमारे पास 5 to 50 किलोमीटर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक सिटी में, जैसे कि म्युनिसिपल ऑफिस का नेटवर्क या फिर केबल टीवी नेटवर्क। तो ये ऑफन क्या एक्ट करता है? एक हाई स्पीड नेटवर्क की तरह। तो याद रखना कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम लोग सिटी में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। देन वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड यानी कि इसका डिस्टेंस रेंज ज़्यादा होगी, जैसे कि अक्रॉस सिटीज़। ये सिर्फ एक सिटी के लिए था, ये 2 सिटीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए या फिर कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए। तो ये क्या करता है? ये लाइन याद रखना कि मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट करता है ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंड्स यानी कि बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, जिससे हमारे पास क्या बनता है? वैन। एग्जाम्पल क्या है इसका? नेशनल बैंक्स, रेलवे नेटवर्क और इंटरनेट। ये स्लोअर स्पीड होती है इसकी, क्योंकि ये जो है लार्जर कंट्रीज़ में बीच में डिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, जिनको ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारे पास आएँगे टोपोलॉजीज़। तो सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? सारे नोड्स एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। सेंट्रल डिवाइस यानी कि हब और स्विच। ये जो है हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस है, जिसको हमने बोला है यहाँ पे हब और स्विच। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इसके प्रोज़ यानी कि एडवांटेज क्या है? ईज़ी टू ऐड नोड है ना, आपको कोई भी नोड ऐड करना है तो आप ईज़िली कहीं पे कर सकते हो। दूसरा, अगर एक नोड फेल होता है तो बाकी के काम करेंगे। मान लो कि ये वाला नोड जो है खराब हो जाए, स्टिल बाकी के जो है वर्क करेंगे। अब कौन से डिसएडवांटेज क्या है? अगर सेंट्रल डिवाइस ही फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क जो है स्टॉप हो जाएगा और इसके लिए लॉन्ग केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए जो सेंट्रल डिवाइस यानी कि हमारा हब या स्विच, ये अगर फेल कर गया तो ये जितने भी नोड्स हैं ये खराब हो जाएंगे। तो इसका याद रखना कि प्रोज यानी कि अगर एक नोड खराब होता है तो बाकी इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर जो मेन डिवाइस है सेंट्रल वाला वही खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा और इसमें जो है बहुत लॉन्ग केबल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, होप सो इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है बस टोपोलॉजी। सो बस टोपोलॉजी क्या है? लीनियर है। लीनियर है, इसमें जो है नोड जो कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल सेंट्रल केबल से। ये जो आपको केबल दिख रही है सिंगल सेंट्रल केबल, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बैकबोन। इसके प्रोस क्या है? इसका सिंपल डिजाइन है ना, आपको कितना सिंपल डिजाइन यहाँ पे दिख रहा है। लेस केबल का यूज हुआ है, बस एक स्ट्रेट केबल, थोड़ी बहुत केबल्स की यहाँ पे यूज हुई। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे कम केबल का यूज हुआ है। कौन सा डिसएडवांटेज क्या है? कि अगर जो बैकबोन है यानी कि हमारा जो सेंट्रल केबल है वो अगर फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा और सारा डाटा चला जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि जो मेन केबल है यानी कि बैकबोन है वो अगर फेल होगी तो पूरा नेटवर्क हमारे पास खत्म हो जाएगा, यानी कि डेटा जो है इसका लॉस हो जाएगा। देन हमारे पास आएगी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी देखो आपको दिख भी ट्री जैसी रही है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करना। सो हायरार्किकल पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर, स्टार और बस से मिलके बनी हुई है। प्रोस क्या है इसके? हायरार्किकल देखो पहले तो, हायरार्किकल यानी कि एक, फिर उससे दो, फिर ऐसे-ऐसे करके एक हायरार्की बन रही है, प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। प्रोस क्या है इसके? ये लार्ज नेटवर्क्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ईज़ी टू एक्सपेंड, आप इसको जितना भी है ईज़िली एक्सपेंड कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। कॉन्स क्या है? बहुत ही एक्सपेंसिव है, डिफिकल्ट होता है इसको मेंटेन करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आप खुद देखो इसमें कितने सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आगे हायरार्की में चल रहे हैं, तो उनको मेंटेन करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है हमारे पास। देन है हमारे पास मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है? हर नोड कनेक्टेड होता है डायरेक्टली एक आपस में, जैसे कि यहाँ पे जितने भी नोड हैं, ये 4 नोड हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई केबल है सेंट्रल, तो यहाँ पे सिर्फ नोड्स ही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। प्रोस, हम लोग यहाँ पे हाई ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं। नोड अगर खराब होगा तो कम्युनिकेशन जो है डिस्टर्ब, यानी कि डिस्टर्ब नहीं होगा। कॉन्स क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसलिए नाम ही मैश है। मैश यानी कि जाल टाइप, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें पावर कंजप्शन बहुत हाई होता है और जो ये एक एक्सपेंसिव नेटवर्क है। नेक्स्ट हमारे पास आएँगे नेटवर्किंग डिवाइसेज़, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में, जो भी ज़रूरत है इंटरनेट के हिसाब से। जब हम लोग डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और जब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, ये फिगर्स याद रखना और ये आपको बना के आना अगर आपका क्वेश्चन जो है मॉडेम से आता है। सो एनालॉग कैसे होते हैं? कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, और डिजिटल यानी कि डिसकंटिन्यूस, आपको डिसकंटिन्यूस सिग्नल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। देन हमारे पास है राउटर। राउटर क्या करता है? फिजिकल नेटवर्क को कनेक्ट करता है और रूट डाटा पैकेट, जिससे जो है मोस्ट एफिशिएंट पाथ हमारे पास बन चुकी है। ये सबसे बेस्ट किसके लिए? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए रूटर जो है सबसे बेस्ट रहता
समझ नहीं आएगा। देखो, आपको डाटा यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र कराना है, ठीक है? मान लो ऐसे-ऐसे पाथ है, तो रूटर क्या करेगा, वो डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ चुनेगा, सबसे ईज़ी शॉर्टकट समझ लो बेसिकली। तो डाटा को एफिशिएंटली ट्रांसफ़र करने के लिए जो एफिशिएंट पाथ को चूज़ करता है हमारे पास राउटर। देन हमारे पास है हब और स्विच। इनका डिफरेंस भी आ जाता है या फिर इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। तो हब क्या हमारे पास मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करता है और स्विच भी हमारे पास मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करता है। हब को बोला जाता है डंप डिवाइस। अब डंप क्यों बोला जाता है? क्योंकि फ़िल्टर ही नहीं कर पाता मैसेज। जो भी मैसेज आते हैं सारे नोड्स को भेज देता है, ठीक है? बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं कर पाता है, सबके पास वो मैसेज चला जाता है। इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें इक्विप नहीं होता है। स्विच क्या हमारे पास इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ़ उसी को नोड को भेजता है जिसको हमें भेजना है। इसकी हेल्प से मैक एड्रेस की हेल्प से जो ये देखता है और सिर्फ़ उसी इंटेंडेड नोड यानी कि जिसको हमको डाटा भेजना है, उसी तक जो है सेंड करता है। देन हमारे पास ये नेटवर्क ट्रैफिक को जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। देन हमारे पास आएगा रिपीटर। सो रिपीटर क्या करता है? नाम से समझो, रिपीट यानी कि रिपीट करेगा चीज़ों को। तो ये बूस्ट करता है, रीजनरेट, ये बनाता नहीं है, रीजनरेट यानी कि दोबारा से जनरेट करता है वीक सिग्नल्स को। जैसे डिस्टेंस जब ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जब हम लोग डाटा ट्रांसफर करेंगे बीच में जो है सिग्नल जो है वीक हो सकती है। याद रखना कब यूज़ करते हैं इसको, जब जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर से ज़्यादा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केस स्टडी के लिए। हम लोग रिपीटर तभी यूज़ करते हैं जब डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर से ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, वीक सिग्नल को फिर से स्ट्रॉन्ग बना देगा। देन हमारे पास आएगा गेटवे। गेट यानी कि गेट क्या होता है? एंट्रेंस पॉइंट। तो ये भी क्या एक्ट करता है? एक एंट्रेंस पॉइंट की तरह बाकी नेटवर्क्स के लिए। तो ये क्या करते हैं, 2 नेटवर्क को जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है, मान लो ये एक है, ये एक है, दोनों के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, तो ये इनको आपस में कनेक्ट करेगा, इसलिए एक्ट एज़ अ एंट्रेंस पॉइंट टू अदर नेटवर्क्स। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास आएगा इंटरनेट वाला पार्ट। सो इंटरनेट वर्सेस वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू। तो इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है कनेक्टेड कंप्यूटर्स का और सर्वर का। ये क्या है? हार्डवेयर यहाँ पे आएगा। फिर वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक सिस्टम है इंटरलिंक्ड, आपस में जुड़े हुए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट जिनको हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट से। ये क्या है? सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। तो डिफरेंस याद रख लेना आप लोग इन दोनों का। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक यानी कि रुका हुआ, डायनामिक यानी कि चलता फिरता। अब इससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखो, स्टैटिक मैंने बोला आपको रुका हुआ, तो कंटेंट इसका जो है सेम रहता है जब तक कोई इसको मैनुअली अपडेट ना करे, जैसे कि कंपनी का अबाउट अस पेज। और डायनेमिक यानी कि जिसमें कंटेंट जो है चेंज होता रहता है, जैसे आपकी सोशल मीडिया की फीड है। आप जितनी बार अपनी सोशल मीडिया की फीड देखोगे वो उतनी बार चेंज होगी आपके खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से। या फिर आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स देखते हो, फ्लिपकार्ट, मीशो आप लोग चलाते हो, तो उसमें जो भी आपके विश लिस्ट होते हैं, आप जो प्रोडक्ट आपने देखे होते हैं वही आपकी फीड पे आते हैं। तो ये हमारे पास होता है डायनेमिक। डायनेमिक कैसा होता है? इंटरैक्टिव। अच्छा वेब पेज होता है, इसको याद रखना। इंटरैक्टिव आगे केस बेस में आपके काम आएगा। देन वेबसाइट वर्सेस वेब पेज। तो वेबसाइट क्या है? एक कलेक्शन है रिलेटेड वेब पेजेस का जिनका एक कॉमन डोमेन नेम होता है, जैसे कि google.com। ओके, वेब पेज क्या है? एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। ये कलेक्शन है वेब पेजेस का, और वेब पेज का एक सिंगल डॉक्यूमेंट है एक वेब पेज जो कि HTML फॉर्मेट में यूजुअली रहता है। यूआरएल क्या है हमारे पास? इसकी फुल फॉर्म देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये पीवाईक्यू में आ चुका है, इसका क्वेश्चन मैंने आगे ऐड किया, तो इसको मिस मत करना। लोग इसको छोड़ जाते हैं कि ये तो लेस इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। तो क्या स्पेसिफिक एड्रेस है जो हम लोग वेब रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या क्या आता है इसमें? स्कीम, प्रोटोकॉल, होस्ट, डोमेन और पाथ। इसका यूज़ कैसे करना है हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है? सो अब देखो वेब होस्टिंग क्या है हमारे पास। तो वेब होस्टिंग का मतलब है जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं वेबसाइट फाइल्स को किसी भी सर्वर पे, जिसमें हम लोग एक्सेसिबल कि कोई भी जो इसको एक्सेस कर पाए ऑनलाइन। स्टेप्स क्या है होस्ट करने की वेबसाइट को? सबसे पहले आप होस्टिंग प्रोवाइडर चूज करोगे, रजिस्टर करोगे डोमेन नेम जिस भी डोमेन से आपको बनानी है, फिर अपलोड करोगे फाइल जो भी आपको उसमें डाटा अपलोड करना है जो आप चाहते हो कि लोग एक्सेस करें ऑनलाइन, फिर कॉन्फ़िगर DNS करके। तो ये स्टेप्स है हमारे पास वेब होस्टिंग करने के। देन हमारे पास आएगा वेब ब्राउजर और एड-ऑन्स और प्लगइन्स। तो ब्राउजर क्या है? सॉफ्टवेयर है एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को। अब इन दोनों का डिफरेंस आता है एड-ऑन्स और प्लगइन्स का। तो एड ऑन यानी कि कोई चीज़ ऐड हुई, यानी कि एक्सटेंशन किया है हमने ब्राउज़र को एनहांस करने के लिए, उसकी फंक्शनलिटी को एनहांस करने के लिए। जैसे कि हमारे पास ग्रामर चेकर जो कि ग्रामर को करेक्ट करेगा, तो ये क्या है? ब्राउज़र को एनहांस कर रहा है। अब प्लगइन क्या है? ऐसी मॉड्यूल है जो कि स्पेसिफिक फीचर्स को ऐड करता है मल्टीमीडिया देखने के लिए, जैसे कि फ्लैश प्लेयर। मल्टीमीडिया यानी कि वीडियोज़, इमेजेस, तो उसके लिए हम लोग अलग-अलग फीचर जो यहाँ पे मॉड्यूल होगा वो हमारे पास है प्लगइन, जैसे कि फ्लैश प्लेयर एक तरह का प्लेयर है। देन कुकीज़। कुकीज़ आपने अक्सर वेबसाइट पे आप लोग जाते हो तो वहाँ पे आता है ऑप्शन कि एक्सेप्ट कुकीज़ या फिर नॉट। तो अब देखो कुकीज़ क्या, स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो कि स्टोर होती है यूज़र के खुद के ही डिवाइस पे। कौन स्टोर करता है इसको? वेबसाइट। मैंने आपको भी बताया कि वेबसाइट पे जाते हो वहाँ पे पूछते हैं कि एक्सेप्ट कुकीज़ और नॉट। तो वही क्यों? जिससे वो लोग रिमेंबर प्रेफरेंस कर पाएँ और आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर पाएँ, जिससे आप लोग अगली बार जब वो वेबसाइट विजिट करो तो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें आएँ जो आपने लास्ट टाइम वहाँ पे सर्च की थी। देन हमारे पास है ईमेल प्रोटोकॉल्स। ये MCQ में आता है। ये तीनों 1, 2, 3 मतलब ईमेल वाले में ये है, ये अलग है। सो SMTP क्या है? सेंड करने के लिए ईमेल्स, और IMAP और POP3 किसके लिए? ईमेल्स को रिसीव करने के लिए। फिर VoIP लास्ट ईयर PYQ में आया 2025 में, इसकी फुल फॉर्म याद रखो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको वॉइस कॉल अलाउ करती है इंटरनेट की सहायता से, ना कि जो ट्रेडिशनल फोन लाइन है उससे अलावा, यानी कि इंटरनेट की सहायता से हम लोग यहाँ पे वॉइस कॉल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएंगी केस बेस्ड की ट्रिक। जो अपना जो कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला चैप्टर है उसमें हमेशा क्या आता है? केस बेस्ड मोस्टली आता है। थ्योरी तो आती ही है, साथ में केस बेस्ड आता है। तो आपके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं केस बेस्ड पे उनकी मैं ट्रिक्स लाया। तो देखो, अगर आपको कहीं पे भी केस बेस्ड में दिया है कि कोई रूम है, स्कूल है, ऑफिस है, रूम यानी कि स्कूल का कोई स्टाफ रूम वगैरह, ना कि पर्सनल रूम। पर्सनल रूम की बात होगी तो वहाँ पे पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क आएगा। तो अगर रूम है, स्कूल है, ऑफिस है, वहाँ पे तुम्हें हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क लिख के आना है। फिर अगर बोल जा रही है कि सिटी या टाउन में तुमको नेटवर्क कनेक्ट करना है तो वहाँ पे हमेशा मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तुम्हें बोल रहा है कि कंट्री, दो कंट्रीज़ के बीच, मान लो इंडिया और कहीं और दूसरी कंट्री के बीच में अगर कनेक्ट करना है तो वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क।
फिर तुम्हें कीवर्ड पहचानना, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को मैच करना है, बस एक लाइन आंसर लिखना क्योंकि वो 1 मार्क्स का ही होता है, ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं करना अनलेस कोई चीज़ तुम्हें बोली जा रही है कि उसको रीज़न वगैरह दो। डिवाइस कैसे पहचानोगे अब? तो सबसे पहले इंटरनेट को एक्सेस करना है तो मॉडेम, कनेक्ट तुम्हें कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो क्या स्विच और हब से करोगे। स्विच हमारे पास एक्टिव है और हब हमारे पास पैसिव यानी कि डम्ब डिवाइस है, और ये स्विच जो है इंटेलिजेंट हब है। वायरलेस नेटवर्क, रूटर, एक्सेस पॉइंट। नेटवर्क की सिक्योरिटी की जहाँ पे बात होगी फायरवॉल आंसर होगा। और रिपीटर कहाँ यूज़ करना है ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिपीटर तुम्हें वहीं यूज़ करना है जब तुम्हें सिग्नल को एक्सटेंड करना हो जिसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर से जब ज़्यादा डिस्टेंस होगा तभी तुम लोग जो है रिपीटर को यूज़ करोगे। अब कम्युनिकेशन की मीडियम की, तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस दिया है, हिली एरिया है, तो वहाँ पे कौन सी कम्युनिकेशन यूज होगी? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हाई स्पीड वायर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, नॉर्मल वायर है तो ट्विस्टेड पेयर केबल। वायरलेस सिग्नल्स अगर तुम्हें एक बिल्डिंग में पहुँचाने तो वायरलेस यानी कि वाईफाई से पहुँचाएंगे रेडियो वगैरह से। प्रोटोकॉल के ट्रिक, वेब पेजेस, HTTP, कोई सिक्योर वेबसाइट है तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा? HTTPS। फाइल ट्रांसफर करनी है तो FTP है ना, F फॉर फाइल, F फॉर FTP। तो ये ट्रिक्स याद रख लेना। अब हमारे पास है केस स्टडी क्वेश्चन जो एग्जैक्ट आते हैं। अगर तुम लोग ये जो ट्रिक वगैरह पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी तरह का केस बेस्ड क्वेश्चन हैंडल करने के लिए। सो केस स्टडी है IT कंपनी से रिलेटेड। सो एक IT कंपनी है बेंगलुरु में जिसके 4 डिपार्टमेंट है, HR, टेक्निकल, फाइनेंस और सपोर्ट। ये जो नंबर दिए गए हैं, HR में है 75 कंप्यूटर्स, टेक्निकल में है 50 कंप्यूटर्स, फाइनेंस में है 35, सपोर्ट में है 15। डिस्टेंस दिया है कि टेक्निकल से सपोर्ट डिपार्टमेंट का है 50 मीटर, टेक टू फाइनेंस का है 60 मीटर और फाइनेंस से HR का है 65। और इनकी एक और ब्रांच है लखनऊ में जिसमें 40 कंप्यूटर है। ये केस पढ़ लो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ तुम लोग। लिखा है कि विच डिपार्टमेंट शुड एक्ट एज सर्वर। हमें सर्वर जो है किस डिपार्टमेंट को में लगाना चाहिए। तो हमेशा आई सेड हमेशा याद रखना कि जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होंगे वहीं पे तुम्हें सर्वर लगाना। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किसमें है? HR वाले में 75। तो सर्वर किस में लगाएंगे? हम लोग HR डिपार्टमेंट है। रीजन दे दिया कि क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो ये एक ट्रिक हो गई। नेक्स्ट तुम्हें टोपोलॉजी सजेस्ट करनी, कनेक्टिंग डिपार्टमेंट्स इन बेंगलुरु। एक ही सिटी की बात हो, यहाँ पे बेंगलुरु के ही डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए तुम क्या यूज़ करोगे? चैन टोपोलॉजी या स्टार भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें लेस वायर लगेगा और डिपार्टमेंट बहुत पास पास है। देखो बस 50 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर। तो डिपार्टमेंट अगर पास पास है तुम लोग चैन टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लेस केबल लगेगी क्योंकि डिस्टेंस भी कम है। देन हमारे पास लिखा है डिवाइस कनेक्ट कंप्यूटर्स विद बेंगलुरु ब्रांच। मैंने तो बताया था कि जब जब तुम्हें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की बात है तो तुम्हें क्या लिख के आना है? स्विच या फिर हब। नेक्स्ट नेटवर्क टाइप, बेंगलुरु और लखनऊ को कनेक्ट करने के लिए। अब देखो बेंगलुरु इंडिया की ही सिटी है, लखनऊ भी इंडिया की सिटी है, बट दो अलग सिटी है। तो जब जब दो अलग सिटीज़ की बात आती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वैन। अगर एक ही सिटी की बात आती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? मैन। बट यहाँ पे दो सिटी बेंगलुरु लखनऊ की बात हुई तो यहाँ पे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेब पेज फॉर एन इंटरएक्टिव वेबसाइट। मैंने तुम्हें बताया कि इंटरएक्टिव वेब पेज कौन सा होता है? डायनेमिक। तो अगर जो है उसको IT कंपनी को एक इंटरएक्टिव वेबसाइट चाहिए तो वो लोग कौन सा? डायनेमिक वेब पेज का यूज़ करेंगे। ये था हमारे पास पहला केस स्टडी क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है XYZ टेक्नोलॉजीज है, ये जिसका डाटा दिया हुआ है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें सर्वर बताना था, कहाँ पे लगाते हैं सर्वर? जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा नंबर है प्रोडक्शन वाले में, तो हमने लिख दिया कि प्रोडक्शन डिवीजन में हम लोग सर्वर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर। हैदराबाद को USA से कनेक्ट करना है, ये हमारे पास इंडिया की है, ये हमारे पास अलग कंट्री। तो मैंने तुम्हें बोला अलग कंट्री से कनेक्ट करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, दो कंट्रीज अक्रॉस कंट्रीज कनेक्ट करने के लिए। स्विच और हब की प्लेसमेंट कहाँ लगानी है? सब में लगा सकते हैं, जितने भी ब्लॉक्स दे रखे हैं हम लोग सब में लगा सकते हैं क्योंकि सब में जो है मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। देन हमारे पास प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले सिखा था कि रिपीटर सिर्फ कहाँ लगाओगे? जहाँ पे 100 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होगा। अब देखो यहाँ पे 60 मीटर, यहाँ पे 84 मीटर। सेल्स टू प्रोडक्शन में 100 मीटर, 110 मीटर यानी कि 100 मीटर से ज़्यादा है और ये भी 100 मीटर से ज़्यादा है। तो इन्हीं दोनों में हम लोग जो है रिपीटर लगाएंगे। तो सेल्स और प्रोडक्शन जिसका ये डिस्टेंस है और सेल्स टू सर्विस जिसका ये डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने रिपीटर लगाएंगे। तो रीजन दे दिया कि रिपीटर हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जिससे वीक सिग्नल्स को हम लोग जो है रीजनरेट कर सके। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास टोपोलॉजी हमें बतानी है। तो स्टार टोपोलॉजी, प्रोडक्शन एक्ट सेंट्रल हब। एक और ट्रिक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जब भी तुम्हें टोपोलॉजी का क्वेश्चन है जब भी, तो तुम्हें जो है क्या करना है, एक ऐसे बना देना और इसको किसको बनाना है जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर। तो तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर थे प्रोडक्शन में, तो तुम प्रोडक्शन को एक मेन बना दोगे, बच्चे कुछ जो भी है उनसे कनेक्ट कर दो। बस यही ट्रिक है टोपोलॉजी की। कोई भी क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला ऐसे बना दे और बाकी उससे जोड़ के आ जाना। तो हमारे पास पूरा कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं अपना सोसाइटल इम्पैक्ट। तो सोसाइटल इम्पैक्ट में सबसे पहला टॉपिक है डिजिटल फुटप्रिंट। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? ट्रेल ऑफ डाटा जो कि रह जाते हैं हम लोग इंटरनेट यूज़ करते वक्त। इसमें दो तरह के हैं, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है, एक्टिव फुटप्रिंट और पैसिव फुटप्रिंट। एक्टिव फुटप्रिंट यानी कि जो हम लोग इंटेंशनली चाह कर क्रिएट करते हैं, जैसे कि पोस्ट हमने किया, कुछ कमेंट कर दिया, फोटोज अपलोड की, तो हम लोग जानबूझ के मतलब चाह के करें, अपनी परमिशन से करें। पैसिव फुटप्रिंट यानी कि जो कलेक्ट हो जाते हैं हमारी नॉलेज के बिना, जैसे हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री कलेक्ट होती है, हमने जो सर्च किया है उसकी सर्च हिस्ट्री कलेक्ट होती है, कुकीज़ वगैरह कलेक्ट होती है, तो हमारी यूजर यानी कि हमारी नॉलेज के बिना कलेक्ट होती है, हमारे पास हो जाएगा पैसिव फुटप्रिंट। देन नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स। कम्युनिकेशन एटिकेट्स का मतलब है ऐसे रूल्स जो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, यानी कि हम लोग कैसे अच्छे तरह से बिहेव कर सकते हैं ऑनलाइन, इसी को बोलेंगे हम लोग एटिकेट्स। कैसे? पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी है ईमेल्स में और चैट्स में, स्पैमिंग को अवॉइड करना है, ऑफेंसिव कंटेंट को अवॉइड करना है, और एक्सेसिव कैप्स, कैप्स यानी कि कैपिटल, तो हमें कैपिटल में अवॉइड करना, ज़्यादा लिखना, क्योंकि कैपिटल को क्या माना जाता है? इट इज कंसीडर्ड शाउटिंग। ऑनलाइन इसको चिल्लाने के समान माना जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए। और जो भी चीज़ हम लोग शेयर करें उससे शेयर करने से पहले हमें सोचना चाहिए डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। अपना पर्सनल और सेंसिटिव डाटा हमें सेफ रखना है मिसयूज़ होने से, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करेंगे और कभी भी सेंसिटिव डिटेल्स किसी भी अनसिक्योर्ड नेटवर्क पे शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? ऐसे लीगल राइट जो कि प्रोटेक्ट करते हैं क्रिएटर का ओरिजिनल वर्क, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, जो कि इंश्योर करते हैं कि क्रेडिट जो है उसके सही ओनर तक पहुंचे। प्लेगरिज्म यानी कि जब हम लोग कॉपी करते हैं किसी का वर्क बिना परमिशन के या फिर उसको बिना क्रेडिट दिए, तो क्या है? अनएथिकल है, इस पे लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, मतलब ये लीगल इश्यूज है। सॉल्यूशन के हम लोग प्लेगरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? साइटिंग सोर्सेज प्रॉपर्ली जो उसका रियल ओनर है या तो उसे परमिशन लेके या उसको प्रॉपर क्रेडिट देके हमने ये सोर्स जो है यहाँ से लिया है। देन हमारे पास आएगा सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। इसमें है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी पी से याद रखो, पी से प्रॉपर्टी, पी से पेड। तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या है? पेड है और रिस्ट्रिक्टेड है, इसका सोर्स कोड हिडन है, आपको सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल इसका एमएस ऑफिस। देन हमारे पास आएंगे ये दो, एफओएसएस और फ्रीवेयर, ये दोनों ही फ्री हैं, बट मेन डिफरेंस क्या है देखो। एफओएसएस यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स यानी कि ये फ्री टू यूज तो है ही, साथ में इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो आप लोग, चेंजेस कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि इसका सोर्स कोड है ओपन। इसका एग्जाम्पल है लिनक्स। फ्रीवेयर में जो मेन डिफरेंस है, फ्री तो है बट इसका जो सोर्स कोड है इसकी तरह अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप लोग फ्री में यूज कर सकते हो बट इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। कॉपीराइट वर्सेस पायरेसी। कॉपीराइट क्या डिफाइन करता है? लीगल ओनरशिप ऑफ ए वर्क, किसी भी लीगल ओनरशिप को ही डिफाइन करता है, जिसने भी वर्क किया होता है राइट ओनर तक पहुंच जाता है। पायरेसी यानी कि इलीगल, गलत तरह से कॉपी करना। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटना किसी पेड सॉफ्टवेयर को, जैसे आपने देखा होगा मूवीज देखते हो पायरेटेड फॉर्म्स में, टेलीग्राम्स वगैरह पे अपलोड होते, तो वो क्या चीज़ है? पेड सॉफ्टवेयर को या फिर पेड किसी भी चीज़ को वो लोग इलीगल कॉपी करें और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो किस में आ जाएगा? हमारे पास पायरेसी में आ जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं पायरेटेड मूवीज। नेक्स्ट, साइबर क्राइम क्या है? ऐसे क्राइम जो कि इंटरनेट को दोबारा यूज़ करके होते हैं। फिर हैकिंग क्या है? अनऑथराइज एक्सेस करना किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम में। इसमें 3 तरह के हैकर आते हैं। व्हाइट हैट हैकर यानी कि जो एथिकल हैकिंग करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अच्छे काम के लिए हैकिंग करना, यानी कि व्हाइट हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स यानी कि जो इलीगल हैकिंग करते हैं अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के फायदे के लिए। ग्रे हैट यानी कि इन बिटवीन, कभी-कभी वो व्हाइट हैकिंग भी कर लेते हैं, ब्लैक हैकिंग यानी कि कभी-कभी एथिकल, कभी-कभी इल्लीगल। तो ये 3 तरह के हैकर्स हमारे पास आते हैं। देन फिशिंग, फिशिंग याद रखना केस बेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द सिचुएशन वाले में। सो ये क्या है? फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव डाटा, जैसे कि पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल्स, किसके द्वारा? फेक ईमेल्स भेज के या फिर फेक वेबसाइट या फिर फेक मैसेज के द्वारा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? फिशिंग में आ जाएगा। साइबर बुलिंग क्या है? किसी को भी हरास करना, बुली करना डिजिटल माध्यम के दौरान। जैसे प्रिवेंशन, हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं? साइबर बुलिंग से रिपोर्ट करके, ब्लॉक करके, दूसरों को एजुकेट करके, और खुद हम लोग खुद इंश्योर कर सकते हैं कि हम लोग खुद जो है साइबर बुलिंग में एंगेज ना हो, हम लोग खुद साइबर बुलिंग ना करें। इसके लिए हमारे पास क्या क्या एक्ट बनाए गए हैं? इंडियन आईटी एक्ट 2000 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या था? लॉ गवर्निंग डिजिटल एक्टिविटीज, डिजिटल एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। कवर क्या क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन क्या क्या हुई है, डेटा की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है, और पेनल्टीज सेट करता है किस-किस के लिए? हैकिंग के लिए, फ्रॉड के लिए और आइडेंटिफाई थेफ्ट के लिए। यानी कि जितने भी साइबर क्राइम है उनको कौन देखता है हमारे पास, कौन मैनेज करता है? इंडियन आईटी एक्ट 2000। नेक्स्ट हमारे पास है ई वेस्ट। ई वेस्ट का लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तीनों पे क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर्स में, तो ये पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो ई वेस्ट डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि पुराने फोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, तो उनको जब हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? हार्मफुल टॉक्सिक मटीरियल्स है ना, जहरीले तत्व होते हैं, लीड, मर्क्यूरी और कैडमियम। तो ये क्या करते हैं? अगर हम लोग उनको प्रॉपर डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ऐसे ही कहीं पे भी फेंक देंगे जमीन में खाली जगह पे, तो क्या करेगा? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करेगा, सॉइल डिग्रेडेशन करेगा, क्योंकि इसमें हार्मफुल टॉक्सिक मटीरियल है, और ह्यूमन हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, ई वेस्ट, जो हम लोग ये ई वेस्ट इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें फॉलो करना है 3 आर्स। 3 आर्स यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। पहला, हम लोग डोनेट कर सकते हैं अपना पुराना फंक्शनल डिवाइस, अगर वो चीज़ काम कर रही है तभी हमने न्यू ले ली, तो हम लोग उस ओल्ड के क्या करेंगे? डोनेट कर देंगे चैरिटी में। बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, सिर्फ तब जब हम लोग उसका सारा डाटा जो है वाइप कर देंगे, फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, तभी हमें देना, वरना हमारी डाटा का मिसयूज हो सकता है अगर गलत हाथों में हमने दे दिया उसको। देन हमेशा ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं हर सिटीज़ में कुछ, जहाँ पे आप अपना कंप्यूटर पुराना है, कोई भी डिवाइस आप दे सकते हो, तो वो लोग उसको प्रॉपर्ली रिसाइकिल कर देंगे। हेल्थ कंसर्न्स क्या है और उनसे बचें कैसे? इश्यूज क्या क्या है? आई स्ट्रेन, बैड पोस्चर, ओबेसिटी फ्रॉम लैक ऑफ मूवमेंट। आपने देखा होगा बैंक वाले होते हैं, फिर ऐसा काम जो जिसमें पूरे दिन जो है बैठ के करना होता है, तो आपने देखा होगा कि उनकी बेली कैसे स्वेल हो जाती है, तो ओबेसिटी का वो लोग शिकार हो जाते हैं। मेंटल स्ट्रेस और स्लीप डिप्राइवेशन, बचोगे कैसे? प्रिवेंशन ट्रिक, यूज द 20-20-20 मेथड, यानी कि हर 20 मिनट्स में आपको 20 फीट अवे चले जाना है अपनी स्क्रीन से 20 सेकंड्स के लिए, यानी कि रेगुलर स्क्रीन ब्रेक्स लेने से आप लोग आई स्ट्रेन वगैरह को जो है कम कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसकी ट्रिक क्या है हमारे पास? तो कीवर्ड तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा अगर तुम कीवर्ड्स ये वाले पहचान लोगे। जहाँ पे भी बात हो रही है कि किसी का कॉपी, दूसरे का वर्क जो है कॉपी किया गया, तो वो क्या है? प्लेगरिज्म। और अगर ओरिजिनल क्रिएटर के राइट्स हैं तो कॉपीराइट है ना, ओरिजिनल क्रिएटर जो है इसका। इलीगल सॉफ्टवेयर की कॉपी हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वो हमारे पास आ जाएगा पायरेसी में। फेक आइडेंटिटी बनाई गई है ऑनलाइन, आइडेंटिटी थेफ्ट में आएगा वो। और ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अभी पड़ा ई वेस्ट। सॉफ्टवेयर और साइबर क्राइम वगैरह में तो अगर जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है तो हो जाएगा फ्री एंड ओपन सोर्स, सिर्फ फ्री है यूज़ करने के लिए, बट उसका सोर्स कोड ओपन नहीं है, तो वो हमारे पास है फ्रीवेयर। पेड है, मैंने बताया था, पी से पेड, पी फॉर प्रॉपर्टी हो जाएगा। फेक ईमेल्स आए आपके पास, लिंक आए, तो वो क्या है? फिशिंग। अनऑथराइज्ड एक्सेस हुई कंप्यूटर सिस्टम में, तो हैकिंग। फिर प्रिवेंशन, बचोगे कैसे? प्लेगरिज्म कैसे बचोगे? प्रॉपर क्रेडिट देके जो उसका ओनर है उससे परमिशन लेके। पायरेसी, हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम लोग उसको प्रिवेंट करेंगे। ई वेस्ट के लिए हम लोग प्रॉपर रिसाइकलिंग सेंटर में वहाँ पे भेजेंगे। एथिक्स, अगर कोई चीज़ मॉरली रॉन्ग है, जैसे कि बैड मैनर्स, तो वो एथिकल इशू में आएगा। और अगर ऐसी चीज़ें जो कि मॉरली तो रॉन्ग है, साथ में कोर्ट या पुलिस से भी वो पनिशेबल है, तो वो हमारे पास लीगल इश्यूज़ की कैटेगरी में आएगा। अब हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। केस स्टडी हमें दिया है यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट से रिलेटेड। तो रवि है, वो इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है सोशल नेटवर्किंग, शॉपिंग के लिए। उसने नोटिस किया कि अब उसको ऐड जो है सिर्फ उसकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री के रिलेटेड आ रही है, तो इसलिए वो
कंसर्न है अपनी डिजिटल फुटप्रिंट, यानी कि जिसने एक्टिविटी छोड़ दी है करके इंटरनेट पे, तो उसके लिए वो कंसर्न है। तो उसने इनकाउंटर क्या किया कि उसकी साइबर बुलिंग भी हो रही है। अब क्वेश्चंस पे आओ, व्हाट आर डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड हाउ आर दे क्रिएटेड। हमने पढ़ा डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या है, ट्रेल ऑफ डाटा, है ना। डेटा के कुछ बचे हुए हम लोग इंटरनेट यूज़ करते वक्त वहीं पे रह जाते हैं अपने आप। इंक्लूड एक्टिव और पैसिव, तो एक्टिव हमने वही जो यूजर इंटेंशनली करते हैं ना, पोस्ट कमेंट्स वगैरह। पैसिव जो हमारी नॉलेज के बिना क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज। अभी क्रिएट कैसे होते हैं, वेबसाइट जब हम लोग विजिट करते हैं, सोशल मीडिया लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये सब इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली ऑनलाइन शॉपिंग सर्चेस, तो इससे जो है ये सारे हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट हो जाते हैं इंटरनेट पे। तो नेट एटिकेट्स, नेट एटिकेट्स वही रूल्स प्रॉपर बिहेवियर ऑनलाइन मेंटेन करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को पोस्ट करने से पहले सोचो, दूसरे की प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट करो और किसी भी अननोन लिंक्स को मत टच करो। देन हाउ कैन रवि प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम साइबर बुलिंग, तो कैसे बच सकता है, उसको इमीडिएटली ब्लॉक करना चाहिए जो भी उसको बुली कर रहा है, और रिपोर्ट करना चाहिए उसका अकाउंट किसी भी साइबर एजेंसी को, या फिर स्कूल रिलेटेड तो स्कूल अथॉरिटी को भी वो बता सकता है। तो बस यही था, कैसे हमने जो थ्योरी पढ़ी यहाँ पे, थ्योरी को कैसे हमने क्वेश्चन में प्रैक्टिकली समझा, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड था ये क्वेश्चन, तो कैसे हमने उसको रियल लाइफ में अप्लाई किया, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं आईपी के। नेक्स्ट हमने लिया है केस स्टडी साइबर क्राइम रिलेटेड। तो पुलिस ने अरेस्ट किया है गैंग को, जो कि क्या करती थी, फेक क्रिएट बनाती थी, क्या टूर्स एंड ट्रैवल नाम से एक फेक वेबसाइट चलाती थी। तो उन्होंने कई लोगों को फेक ईमेल्स भेजे थे, लिंक भेजे थे, जिससे जो है कि वो जो है दुबई के जो चीप सस्ते रेट्स में जो दुबई के पैकेज ऑफर कर रहे हैं। ऐसे ही एक विक्टिम से उन्होंने 1.45 लाख उससे ले लिए उसके क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, अब कीवर्ड देखना कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो टाइप ऑफ साइबर क्राइम, क्या साइबर क्राइम में देखो, फेक बनाया और क्या लिया उनसे, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ली हैं, फेक ईमेल्स बना के। जहाँ पे भी ईमेल्स की बात आ रही है वो हमारे पास होगा फिशिंग, क्योंकि यहाँ पे फेक ईमेल्स थे और वेबसाइट का यूज़ किया गया है यूजर को ट्रिक करने के लिए, उसकी बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेने के लिए। देन ऐसा कौन सा एक्ट है जो इन केस से साइबर क्राइम से डील करता है, अभी पढ़ा था, द IT एक्ट 2000 जो है इन सब क्राइम से, साइबर क्राइम रिलेटेड से डील करता है। नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड सच अटैक्स, राइट प्रिकॉशंस, कैसे हम लोग ये सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। किसी भी फालतू लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, URL चेक करेंगे कि वो जो है वेबसाइट है वो सही है। कभी भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या पासवर्ड किसी भी अनसॉलिसिटेड जिसको हम नहीं जानते उससे कभी भी शेयर नहीं करेंगे अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। देन हमारे पास आ जाएगी एक और केस स्टडी ई वेस्ट रिलेटेड। सो ABC इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो क्या सोच रही है कि जो ई वेस्ट कंसर्न है उस पर कुछ प्रैक्टिस करें। गोपाल है यहाँ पे, उसने एक न्यू स्मार्टफोन खरीदा है उनसे, और वो चाहता है, वो जानना चाहते हैं कि जो उसका ओल्ड स्मार्टफोन है वो उसके साथ क्या करे। मेन थिंग यहाँ पे कि फंक्शन, उसका जो स्मार्टफोन है पुराना वो अभी भी चलता है, काम करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आउटलाइन वन नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ई वेस्ट। पढ़ा था हमने कि इम्प्रॉपर डिस्पोजल अगर होगा ई वेस्ट का तो उससे सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जैसे कि कैडमियम, है ना, लीड वगैरह होते हैं, तो उससे जो है पोल्यूशन क्रिएट होगा। एक एक्शन सजेस्ट करना है गोपाल को जो अपने ओल्ड स्मार्टफोन के लिए कर सकता है। क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है अपना स्मार्टफोन, बट कब, जब वो प्रॉपर फैक्ट्री रीसेट अपना सारा डेटा है वो क्लियर कर ले, जिससे उसके डेटा का मिसयूज ना हो जाए। नेक्स्ट हमें रेकमेंड करना है कि ABC इलेक्ट्रॉनिक कैसे ई वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है। तो इंप्लीमेंट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग प्रोग्राम, जहाँ पे कस्टमर जो है अपने पुराने जो डिवाइसेज वहाँ पे प्रॉपर रिसाइकलिंग पे दे पाए ऑथराइज सेंटर्स पे। ये हमारे पास ई वेस्ट रिलेटेड केस स्टडी है। नेक्स्ट, URL मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स रिलेटेड। तो उसमें जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि PYQ आया हुआ है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन देखो, तो मैं एक्सपेंड करना है एक गिवन URL को, तो URL यहाँ पे क्या दिया है, HTTPS और पार्शियली parcela.nic.in। तो मैं आइडेंटिफाई करना प्रोटोकॉल, डोमेन और पाथ। देखो प्रोटोकॉल क्या होता है हमारे पास, ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है तुमको, ये हमारे पास प्रोटोकॉल क्या होगा, HTTPS। फिर डोमेन नेम, इसके बाद जो है तो यानी कि ई पाठशाला, तो ई पाठशाला क्या होगा, इसका डोमेन नेम। फिर टॉप लेवल डोमेन यहाँ पे क्या है, NIC.in। तो NIC.in लिख दिया, और डॉट इन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिया का, और NIC की फुल फॉर्म नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। फिर पाथ यहाँ पे क्या है, उसके बाद वाला topics.php। तो अब तुम्हें कोई सा भी URL दिया हो तो तुम्हें ऐसे ही पहचाना था, यानी कि स्टार्टिंग वाला HTTPS जो भी दिया, उसके बाद वाला हमारे पास डोमेन नेम। फिर अगर उसके बाद टॉप लेवल डोमेन दिया है तो सही, और अगर उसमें NIC.in वगैरह दिया तो इन किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंडिया को। फिर पाथ उसके आगे वाला topics.php। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देते, बट इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक्सपैंड वाले क्वेश्चन आते हैं। अब फाइनल एग्जाम रिमाइंडर, एग्जाम से पहले इन दोनों चैप्टर में क्या क्या याद रखना है, तो मैं एक्जैक्ट कीवर्ड ही लिखना है जो एग्जामिनर ढूंढ रहा है। जैसे कि ईमेल्स, फेक ईमेल्स है तो तुम्हें ऑनलाइन फ्रॉड नहीं लिख के आना, एक्जैक्ट लिखो, फिशिंग, तभी मार्क्स मिलेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड लिख दोगे तो मार्क्स कटेंगे, तुमने एक्जैक्ट कीवर्ड्स वहाँ पे डाला ही नहीं है। टोपोलॉजी की ड्राइंग में हमेशा सर्वर तुम्हें बताया था कि किस बिल्डिंग में डालना है तुमको, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। मान लो 4 तुम्हें दिए हुए हैं और तुम्हें बनाने टोपोलॉजी सजेस्ट करो, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे कंप्यूटर है उसको यहाँ पे बीच में रखो, और उससे आसपास जितने बच्चे कुछ हैं उनको कनेक्ट कर दोगे, तो ऐसे तुमने टोपोलॉजी वाले क्वेश्चन हैंडल करोगे। बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा CBSE IP का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। दोनों चैप्टर कवर के लिए अब तुम्हें एक भी क्वेश्चन इसके अलावा करने की जरूरत नहीं। प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना अगर मेहनत अच्छी लगी हो। थैंक यू।